हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 9 नवंबर और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ओपन नहीं होता तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर सर्च बॉक्स में डाल सकते हैं एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत दिन से न्यूज़ में है और हमने इसे कल भी डिस्कस किया था। जो केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने 20 अक्टूबर को 9 यूनिवर्सिटीज़, जो केरला में 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको उनके वाइस चांसलर्स को एक नोटिस भेजा और उन्होंने कहा कि वो अपनी सीट को, अपनी पोस्ट को वेकेंट करें। उनके पास एक नोटिस भेजा गया था, जबकि वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, आपको पहले सीएम से पूछना होगा, उसके बाद ही आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। फिर उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पर एलिगेशन लगाई और उनसे कहा कि वो भी अपनी पोस्ट को क्या करें, वैकेंट करें। लेकिन कोर्ट ने, केरला को हाई कोर्ट ने इंतरिम थोड़ी सी टेम्पररी रिलीफ दे दिया है वाइस चांसलर को, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 6 नवंबर तक, 4 नवंबर तक क्या होना चाहिए, मेरे पास ये नोटिस आ जाना चाहिए वापस कि आप अपनी सीट को वैकेंट कर रहे हैं। वाइस चांसलर से इन्होंने बोला था। बेसिकली जो गवर्नर होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर बन जाता है, इस वजह से वो सब ये कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के सीएम इस चीज़ की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि ये आपका राइट्स नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया है और वाइस चांसलर को खुद कुछ रिलीफ्स दिया है। कोर्ट रिस्टेंस गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान फॉर पासिंग एनी ऑर्डर और शो कॉज नोटिस इशूज टू वाइस चांसलर ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज till it decides on their writ petitions challenging the notice. The Kerala High Court on Tuesday restricted Governor Arif Muhammad Khan in his capacity as Chancellor of the university from passing final order on the shock cause notice he is issued to Vice Chancellor of the 8 universities until the court takes in call on the writ petition filed by then latter is seeking to quash the notice. जो केरला का हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो गवर्नर होते हैं, हम मानते हैं कि वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नोटिस अब आगे से नहीं देंगे और थोड़ा सा इंतरिम रिलीफ दिया है वाइस चांसलर्स को और कहा है कि जब तक हम क्या करें, एक कॉल ना ले लें, जब तक हम कुछ डिसाइड ना करें, जब तक वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कुछ ऐसा डिसीजन ले ना लें जिससे वाइस चांसलर पर फ़र्क पड़े। अब हमने ये भी इशू देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इसी पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 83 केस रजिस्टर्ड हुए हैं यूएपीए के अंदर सिंस 2005। सिर्फ 83 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2005 से। दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म किया है हाई कोर्ट को दैट दे हैव रजिस्टर्ड 83 केस अंडर द यूएपीए सिंस 2005। ऑफ देम 40 हैव बीन डिसाइडेड। 40 को उनमें डिसाइड किया गया है और सबको रिलीफ दे दी गई है। तो ये तो हमने इशू देख लिया कि 83 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूएपीए, ये न्यूज़ में आता रहता है। यूएपीए की बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एक इंडियन लॉ का है जो एम्ड करता है, जिसका एम है कि वो प्रिवेंट करेगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है इंडिया के अंदर। मतलब कोई भी शख्स, कोई भी इंसान लॉ के हिसाब से नहीं चल रहा तो उसको ही देखेगा यूएपीए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके पास पावर है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ से लड़े जो कि अगेंस्ट है इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, अखंडता को जो इंडिया की तोड़ती हैं, उस एक्टिविटीज़ से लड़े। मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट हुए लॉ में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 हुआ था। इसने पॉसिबल बना दिया था कि यूनियन गवर्नमेंट भी डेजिग्नेट कर सकती है इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट किसी को भी डेजिग्नेट कर सकती है कि कोई क्या है, टेररिस्ट है, विद ड्यू प्रोसेस लॉ के द्वारा। यूएपी को हम एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक अपॉइंट की थी कमेटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलाइजेशन, टू टुक into the aspects of putting reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India. बेसिकली यूएपीए कहाँ से आया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक कमेटी अपॉइंट की थी ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलाइजेशंस, कि वो देखें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएं इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।
एजेंडा ऑफ एनआईसी लिमिटेड स्टेप्स टू कम्युनलिज्म, जो एनआईसी का एजेंडा था, एनआईसी का काम था, वो कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनिज्म से था, सिर्फ टेररिज्म से वो नहीं था। इन तीनों से ही सिर्फ इसका काम था, टेररिज्म इसमें इंक्लूड नहीं था। बाद में यूएपीए को लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट एंड 1963 से वाज इनेक्ट टू इम्पोज बाय लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और 2019 में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 1963 के एक्ट को, और वो फिर इसके द्वारा एक एक्ट ला रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल लाए, वो इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, और फिर ये एक्ट बन गया। इससे पहले एनआईसी था, लेकिन एनआईसी के अंदर टेररिज्म इंक्लूड नहीं था, लेकिन यूएपीए के अंदर टेररिज्म भी इंक्लूड है। यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर्स ये स्टेट करते हैं इसके प्रोविजंस में, यूएपीए 2019 के, इसमें बहुत सारी कंट्रावेंस देखने को मिली हैं सेवरल आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के और इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। द अपोजिशन पार्टीज इंडिया में यूएपीए को एक ड्रैकोनियंस एंटी टेरर लॉ बताती हैं, और बीबीसी की रिपोर्ट है जो पीपल इसमें अरेस्ट होते हैं वो हार्डली उन्हें बेल मिल पाती है, जल्दी से उन्हें बेल भी नहीं मिल पाती। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। बेसिकली इंडिया में ये लागू होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से इनेक्ट हुआ था और असेंड टू प्रेसिडेंट कब हुआ था, 30 दिसंबर 1967 में। अब आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या याद रखना है, जो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। और अमेंडमेंट क्यों हुए इसमें, क्योंकि इसके अंदर जो एनआईसी बनाई गई थी उसके अंदर सारे प्रोविजन नहीं थे, उसके अंदर टेररिज्म नहीं था, इसलिए यूएपीए को लाया गया। और यूएपीए के अंदर भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट हुआ 1963 में, फिर 1972 में, 1986 में, 2004 में, 2008 में, और जो रिसेंटली चल रहा है यूएपीए 2019 के अमेंडमेंट से जो आया था, वो रिसेंटली फोर्स में देखने को मिल जाएगा। हमने यूएपीए के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हमें इस पिक्चर से समझना है। ये बहुत न्यूज़ में था, कल कल आप जानते होंगे चंद्र ग्रहण पड़ा है, तो उसकी हिस्ट्री हमें पढ़नी है। ये आपको चंद्रमा देखने को मिल जाएगा, आधा सा कवर है, यानी कि ये 3/4 क्या है, कवर है। अब देख लेते हैं लूनर एक्लिप्स होता क्या है। बेसिकली लूनर एक्लिप्स जब होता है जब मून अर्थ की साइडों में आ जाता है, मतलब अर्थ की छाया में आ जाता है, जब बेसिकली मून लूनर एक्लिप्स होता है। दिस कैन ओकर ओनली व्हेन द सन अर्थ एंड मून आर एग्जैक्टली और वेरी क्लोजली अलाइन। बेसिकली जब होता है जब सन अर्थ और मून एग्जैक्टली क्लोज आ जाते हैं with earth के between the other twos, which can happen only on the night of a full moon when the moon is near either lunar node। बेसिकली जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ये जब होता है, ये जब होता है जब नाइट ऑफ फुल मून होता है, जब मून आइदर साइड होता है लूनार नोड के। टाइप एंड लेंथ ऑफ ए लूनार इक्लिप्स डिपेंड्स ऑन द मून प्रॉक्सिमिटी टू द लूनार नोड। जब मून टोटली एक्लिप्स हो जाता है अर्थ से, इट टेक्स ऑन द रेडिश कलर, इस पर रेडिश कलर आ जाता है, दैट इज कॉज्ड बाय देन प्लैनेट व्हेन इट कंप्लीटली ब्लॉक्स डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून सरफेस। बेसिकली फिर क्या हो जाती हैं, मून पर कोई सन की लाइट नहीं जाती जब ये बीच में आ जाता है, एज ओनली द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लूनार सरफेस हैज बीन रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। सिर्फ वो लाइट जाती है इसके ऊपर जो अर्थ के लूनार सरफेस से होती हुई कहाँ पर पहुंच जाती है, मून पर पहुंच जाती है। Light appears reddish due to the really scattering of an blue light. Same reason sunrise और sunset भी इसी वजह से होता है during the day. Unlike a solar eclipse, which can only be viewed from a relatively small area of the world, a lunar eclipse may be viewed from anywhere on the night side of the earth. जैसे अगर देखें सोलर एक्लिप्स जो होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है, वो बेसिकली स्मॉल एरिया ऑफ वर्ल्ड में दिखाई देता है, कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन लूनर एक्लिप्स जो होता है चंद्र ग्रहण, वो ज़्यादातर आपको देखने को मिल सकता है किसी भी कंट्री में, कहीं भी आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। ए टोटल लूनर एक्लिप्स सिर्फ 2 घंटे तक दिखता है, वाले टोटल सोलर एक्लिप्स लीस्ट ओनली अप टू एन फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक सिर्फ सोलर एक्लिप्स देखने को मिल जाता है। बिकॉज द मून शेडो स्मॉलर, क्योंकि मून्स की जो छाया है वो स्मॉलर है। ऑल्सो अनलाइक सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स आर सेव्स टू व्यूज विदाउट एनी आई प्रोटेक्शन और स्पेशल प्रोकिशंस। अगर देखें सोलर एक्लिप्स के, तो लूनर एक्लिप्स को हम देख भी सकते हैं, उससे हमारी आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोलर एक्लिप्स ज़्यादा आई पे हमारी फर्क पड़ सकता है उससे। अब हमने लूनर एक्लिप्स के बारे में भी देख लिया, चंद्र ग्रहण के बारे में भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में ही दिया गया है। इसमें बताया गया है जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो जरूर होनी चाहिए अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। रिपोर्ट के अंदर बताया है। अभी COP27 की मीटिंग चल रही है इजिप्ट के अंदर और उस पर ही सारी बात चल रही है। वो 6 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगी। In $1 trillion, the external financing developing countries needs to secure in a year for climate action by working with investors, rich countries and development banks. इसमें बताया है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलनी चाहिए जिससे वो अपना क्लाइमेट चेंज को जो हो रहा है उसको टैकल कर सकें। और रिच कंट्रीज और डेवलप्ड बैंक्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये इन्वेस्टर्स दें उन्हें पैसा, या रिच कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे USA चाइना ये सब उन्हें क्या दे पैसा दिए दे। क्योंकि ये जो कंट्रीज डेवलप्ड बनी है इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले पोल्यूशन किया उसके बाद ये डेवलप्ड बनी है। तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी डेवलप कंट्रीज बनाए। ये रिपोर्ट में आया। रिपोर्ट रिलीज ahead of its COP27 summit in Egypt said that the funding was required to cut emissions, boost resilience, deal with the damage from climate change and restore nature and land. इन्होंने बताया कि अगर फंडिंग होगी तो इमिशन रुक सकता है, रिसाइलेंस हो सकती है, क्लाइमेट चेंज रुक सकता है और हम अपने नेचर को बचा सकते हैं और अपनी लैंड को भी बचा सकते हैं। तो अब हमने इशू दे देख लिया। अब इस आर्टिकल में एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी COP27, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP27 की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है 2022 की। इसको हम COP27 भी बोलते हैं। बेसिकली एक 27 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है और ये चल रही है 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक चलेगी और ये शेर अल शेख इजिप्ट में चल रही है। इट विल टेक प्रेसिडेंसी किसके पास है इसकी, जो इजिप्टियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है समय सोकरे। विद 90 हेड्स ऑफ स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव 119 कंट्रीज के अंदर अटेंड हो रही हैं। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, एनुअली होती है। पिछली बार जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी और अगली बार जो होगी वो दुबई में होगी। फर्स्ट UN क्लाइमेट एग्रीमेंट आया था 1992 में, जब से ही ये मीटिंग्स एनुअली होती हैं। यूज बाय द गवर्नमेंट्स टू एग्री ऑन अ पॉलिसी टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस एंड अडेप्ट टू इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। ये गवर्नमेंट्स को यूज़ करने पे करती हैं कि लिमिट जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके अंदर कुछ लिमिट लगाई जाए और कुछ क्लाइमेट चेंज को लेकर कंसर्न्स दिखाए जाएं और उस पर पॉलिसी बनाई गई। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये कब से कब तक चलेंगी, डेट क्या है, 6 से 18 नवंबर 2022 तक चलेंगी। लोकेशन क्या है इसकी, शार्म अल शेख इजिप्ट में ये हो रही है। ऑर्गेनाइज बाय इजिप्ट, पार्टिसिपेंट्स के UNFCCC मेंबर्स की कंट्रीज हैं। पहला जो इवेंट हुआ था COP26 वो ग्लासगो 2021 में हुआ था स्कॉटलैंड में। और नेक्स्ट इवेंट जो होगा दुबई 2023 में होगा COP27 28। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 10th पेज पर दिया गया है। ऐसा सिर्फ हमें अभी रीड करना है, ये आगे भी न्यूज़ में आएगा, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंटर ने अभी क्या करा है, संकेत सा दिया है फॉरेन ओरिजिन्स को, जो बाहर इंडियंस जन्म लेते हैं फॉरेन ओरिजिन्स के, वो एफिडेविट में लाएं। किस चीज़ को उनके एफिडेविट में आना चाहिए, दलित, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को। एफिडेविट बेसिकली फाइल्ड हुआ है यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट की बेंच से पहले। हियरिंग द केस, वो पहले केस सुनेंगे उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया फॉर द इंक्लूशन ऑफ दलित क्रिश्चियंस को एंड दलित मुस्लिम्स को इंक्लूड करना चाहिए किसके अंदर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर। शेड्यूल कास्ट कंट्राडिक्शन itself से several junctions leading to a lack of clarity on its arguments defending the current criteria for determining which communities can be classified as scheduled caste। सेंटर ने कहा है कि दलित क्रिश्चियंस को और दलित मुस्लिम्स को SC के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और अभी ऐसा कोई करंट क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम डिक्लेयर कर सकें, जिससे हम डिटरमाइन कर सकें इन कम्युनिटीज़ को कि किस तरीके से शेड्यूल कास्ट में इन्हें क्लासिफाइड किया जाएगा। ये अब हमने इशू देख लिया। ये आर्टिकल कल भी आएगा और ये आर्टिकल न्यूज़ में बना रहेगा, इसको हम आगे भी देख लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल इसी पेज पर दिया गया है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो इंडियन चीफ्स हैं और फ्रांस एयर फोर्सेस हैं उन्होंने वो एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, गरुड़ा 7th एयर एक्सरसाइज है, इसके बारे में हमें देखना है। गरुड़ा 7th एयर एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक एट एयर फोर्स इंस्ट्रक्शन, ये स्टेशन जोधपुर के अंदर हो रही है। ये इंडियन एयरफोर्स एंड द फ्रांस एयरफोर्स स्पेस फोर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, आर टेकिंग पार्ट्स इन द बायलैटरल एक्सरसाइज गरुड़ा 7th।
फ्रॉम अक्टूबर 26 टू नवंबर 12 तक ये चलेगी। FASF is taking part in this exercise with a troop of 220 पीपल्स। जो फ्रांस के एयर और स्पेस फोर्सेज हैं वो इसके अंदर 220 देखने को मिल जाएंगी। 1A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर एयरक्राफ्ट, एंड 4 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है। बेसिकली एक्सरसाइज क्या होता है कि आपस में नेवी से, आपस में फोर्सेस से सीखना, उसे क्या बोलते हैं, हम एक्सरसाइज बोलते हैं। गरुड़ा 7th एयर एक्सरसाइज के की पॉइंट्स की बात करें तो IAIF Indian Air Force is taking part with a fighter aircraft including the Su-30 MKI, Rafale, LCA Tejas, and Jaguar, as well helicopter like the light combat helicopter MY-17. Combat enabling assets including AVAX, AEW and C and flight refueling aircrafts will also be part of the AIF contingents. ये इंडियन एयरफोर्स के, आपको जो इंडियन एयरफोर्स जिनके साथ प्रैक्टिस चल रही है, जिनके साथ एक्सरसाइज करी है, वो सब आपको ये एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे, इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, वेपन्स देखने को मिल जाएंगे। Collaborative exercise will give both nations a platform to improve operational capacity and interoperabilities while also exchanging best practices। सिंपल सी बात है जो पहले बताया था, कोलेबरेटिव एक्सरसाइज जो दोनों के बीच में चल रही है, ये दोनों नेशंस के प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव करेगी, उनकी कैपेसिटीज बढ़ाएगी, और उनके जो अपनी एक्सपीरियंस, हम इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सपीरियंस है हम उनको देंगे, प्रैक्टिस जो हमने की है हम उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, जिससे क्या हो जाएंगी, दोनों की जो एयर फोर्सेज हैं वो मजबूत हो जाएंगी। बायलेटरल एक्सरसाइज इज करंटली इन इट्स 7th एडिशन पर है ये। गरुड़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब आ चुकी हैं। एट द एयरफोर्स स्टेशन एट ग्वालियर, कलेक्युंडस एंड जयपुर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एडिशन हुआ था इंडिया के अंदर 2003 में, 2006 में और 2014 में। इन फ्रांस द सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एडिशन इसका हुआ था 2005, 2010 और 2019 में, और अब 2022 में हो रहा है जोधपुर में इंडिया के अंदर। अब हमने गरुड़ा 7 के बारे में भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।